सर, पहला मुशायरा या कवि सम्मेलन कहाँ किया आपने? देखिए, पहला मुशायरा मैंने 1965 में अपने कस्बा सरधना में पढ़ा कि जब किसी गम को किसी गम की तरह पाता हूँ मैं, जब किसी गम को किसी गम की तरह पाता हूँ मैं, जिंदगी को जाम के नजदीक ले जाता हूँ मैं। और ये कहा जाता है कि जिगर ने गजल को बचाया। वो तगज्जुल, वो रख रखाव, वो इश्काना अंदाज, वो शायरी का पढ़ना, जिगर से एक नया दौर शायरी का शुरू हुआ। कभी कोई गर्लफ्रेंड रही सर आपकी? लड़कियों के हॉस्टल में मजाज लखनवी के नाम की लॉटरी पड़ती थी लड़कियों। आप पीते शराब, कभी पी लाई? हाँ, क्योंकि ये तो पूछते क्या हो, कभी प्यार किया या ना किया, कोई तो शख्स मेरे दिल के भी अंदर होगा। पुराने जो शायर थे और अभी जो चल रहा है सब, तो इस डिफरेंस को कुछ आप कवर? पहले शायर शायरी को सिर्फ शायरी के लिए करते थे। आज का शायर उन एहसासात को नहीं पैदा कर पा रहा है। कोई चार लाइनें जो आपके हाँ। मजनून में जो सबसे फेवरेट है, जो भी कहना चाहें आप। मैंने उसकी रेशमी जुल्फों को चूमा प्यार से, फिर हवा के नर्म झोंके लेके खुशबू आ गए। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो जितने भी गेस्टों को हमने अभी तक इनवाइट किया है अपने शो में, वो सबसे यंग हैं, जिन्होंने अभी तक 44 किताबें लिखी हैं, 44 बुक्स लिखी हैं और 2500 से ज्यादा मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में शिरकत की है, भारत में नहीं बाहर विदेशों में भी। तो अपने शो में उनका आज बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिनका नाम श्री विजेंद्र प्रवासी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। सर, पहला क्वेश्चन जो आपका आता जी। है, हम आपसे पूछेंगे कि पहली कविता फूल जो आपने 9 साल की एज में लिखी, जी। जब तो आप यंग बच्चे रहे, यंग भी नहीं रहे, 9 साल का बच्चा होता है, तो 9 साल में आपका दिमाग में ऐसा क्या है कि मुझे कविता लिखनी चाहिए? देखिए, कविता का ताल्लुक जो है वो इंसान की फितरत में शुरू से पैदा होता है। प्राइमरी स्कूल में चौथी क्लास में मैं था, तब मैंने एक कविता लिखी छोटी सी, कितना सुंदर मेरा फूल। जितने शब्द जानता था उन्हीं का प्रयोग था, और चौथी क्लास तक जो भी पढ़ रहे थे उसी के आधार पर कविता का जन्म होता चला गया। ये इंसान के अंदर कविता बाय बर्थ है, बस सामाजिक चीजों से उसका विकास हो जाता है। चौथी में मैंने एक कविता की। तो जो पहली कविता आपने लिखी फूल, उसकी कुछ लाइनें याद हैं सर आपको? भाई, एक दो लाइन, कितना सुंदर मेरा फूल, कैसा मधुर मधुर खिलता है, हवा चले अनुकूल, कितना सुंदर मेरा फूल। कोई बच्चों जैसी कविता लिखी तब। तो चलते चलते फिर आगे जैसे उम्र बढ़ती गई, एहसास बढ़ता गया, सोच बढ़ती गई, फिक्र बढ़ती गई, और कविता में सुधार होता चला गया। सर, दूसरा सवाल आता है कि आपका बोर्न वोटर जी। बोर्न वोटर कहाँ हुआ? हाँ, मेरा गांव उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ है, वहीं भूनी एक गांव है, उसमें मैं पैदा हुआ। वहीं सरधना मेरा कस्बा है, वहां से मेरी इंटरमीडिएट तक की तालीम हुई सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज से। बड़ा डिसिप्लिन कॉलेज था। और फिर मेरा एमए बीए पढ़ाई वढ़ाई जो भी थी वो सब मेरठ में पूरी हुई है। फिर नौकरी का सिलसिला, 32 साल मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है 3 कॉलेजों में अलग अलग। लेकिन असली चीज तो अंदर शायरी थी, कविता थी, तो नौकरी में भी वही पढ़ाने को मिल गया, वही लिखने को मिल गया। जी। सर, पहला मुशायरा या कवि सम्मेलन जी। कहाँ किया आपने? देखिए, पहला मुशायरा मैंने 1965 में अपने कस्बा सरधना में पढ़ा। वहाँ एक बूढ़े बाबू का मेला लगता था। अच्छा। और ऑल इंडिया लेवल पर मुशायरे होते थे। सरधना गया? हाँ जी, बहुत बड़ा मुशायरा होता था। जो मेरठ में नौचंदी में होता है, ऐसा ही मुशायरा वहाँ होता है। बल्कि दिल्ली लाल किले पर जो रेड फोर्ट पर मुशायरे का स्तर है, वही हमारे कस्बे का भी होता था। तो वसीम बरेलवी, बशीर बद्र, मशीर जिंजानवी, दिलावर फिगार, प्रोफेसर रंग बिहारी लाल तबस्सुम, इन तमाम लोगों को मैंने सरधना में सुना। 1965 में ये मेरा पहला मुशायरा था। 1965 में सर, ये सारे जितने शायर आपने ये सरधना आते थे? हाँ, सरधना आते थे, सब जगह जाते थे, सरधना सब आते थे। शायद ही कोई शायर हो उस वक्त का जो सरधना ना आया हो।
पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा सर, जो पहला मुशायरा पहला मुशायरा मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे बड़ी दुआएं शायरों को मिली और मुझे याद भी आता है, 2 शेर याद आते हैं सुनाए सर। कि जब किसी गम को किसी गम की तरह पाता हूं मैं, जब किसी गम को किसी गम की तरह पाता हूं मैं, जिंदगी को जाम के नजदीक ले जाता हूं। क्या बात। तो ये मैंने पढ़ा वहाँ, बड़ा पसंद किया लोगों ने। तो कह सकते हैं कि जब आप बड़े हुए, हाँ। ग्रोन अप हुए, तो पहले मुशायरे की पहली लाइनें आपकी यही रही हो? पहली लाइन है ये, पहली लाइन पहले मुशायरे की। इससे पहले मुशायरे सुनते रहते थे 1965 से पहले, और टिकट से पीछे भी खड़े होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे शायर मुझे बुला रहे हो डाइस पे कि आप यहाँ जाइए, आप पीछे क्यों खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि इन लोगों से मेरा एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है मंच से जुड़ा हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मंच पे गए और अपना एक बाकायदा मकाम हासिल किया। कहते हैं सर, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हाँ, चाह वही है, देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह हमारा है। सर, शायरों में कोई पसंदीदा शायर आपके लिए? देखिए, वैसे तो सारे पसंदीदा। मैंने सभी को पढ़ा, लेकिन सबसे पहले मैंने 13वीं क्लास में 1962-63 में साहिर लुधियानवी की मैंने पुस्तक पढ़ी, और वो कम्युनिस्ट शायर थे, लेफ्टिस्ट थे सर। उसको मैंने पढ़ा, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरा उस शायरी में दिल नहीं आया। पढ़ता रहा मैं, नहीं दिल आया। फिर मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप फिराक गोरखपुरी को पढ़िए। फिराक गोरखपुरी? जी हाँ, मुझे याद है दोपहरी भरी में मैं बाजार से खरीद के किताब लाया, फिराक गोरखपुरी का एक मजमुआ, उसे मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा लगा रे, शायरी की दुनिया तो बड़ी वसी दुनिया है, इसका तो बड़ा विस्तार है। और फिराक को पढ़ते पढ़ते मुझे अपने अंदर और भी इंस्पिरेशंस जागृत हुई। फिर मैंने जिगर को भी पढ़ा, लेकिन जिगर में जिगर मुरादाबादी को पढ़ा। अब देखिए वो कहां से कहां निकले, स्टेशन पर चश्मे बेचते थे आवाज लगाकर। असगर गोंडवी ने सुना, बड़ी प्यारी आवाज है, और उन्होंने जिगर को अपना शिष्य शागिर्द बनाया और जिगर मैदान में आए। और ये कहा जाता है कि जिगर ने गजल को बचाया, क्योंकि गजल खत्म होने को जा रही थी। जब अली सरदार जाफरी ने कहा बंबई से कि गजल को खत्म कीजिए, इसमें तो कुछ नया कहा नहीं जा सकता, नज्म नहीं आई है, तो जिगर ने गजल को बचाया। वो तगज्जुल, वो रख रखाव, वो इश्काना अंदाज, वो शायरी का पढ़ना, जिगर से एक नया दौर शायरी का शुरू हुआ, जो मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी इधर आता चला गया, और तभी मजरू को आधुनिक शायरी का पहला कहा गया। जदीद शायरी में मजरू को बहुत अच्छा शायर माना गया। फिराक साहब की कोई लाइन है? हाँ, फिराक के बहुत शेर मुझे जो आपको फेवरेट, कोई भी एक सुना सकते। ये निकहतों की नर्म रवि, ये हवा ये रात, याद आ रहे हैं इश्क को टूटे ताल्लुकात। इस गजल में एक शेर कहते हैं फिराक, मायूसियों की गोद में दम तोड़ता है इश्क, अब भी कोई बना ले कि बिगड़ी नहीं है बात। हम अहले इंतजार के आहट पे कान थे, ठंडी हवा थी गमता तेरा ढल चली थी रात। इस तरह की शायरी फिराक ने, ज्ञान की शायरी भी और भावना की शायरी। फिराक के यहाँ दिल भी मिलता है, दिमाग भी मिलता है। वो किसी इज्म से नहीं बंधे, वो फैज अहमद फैज की तरह लेफ्टिस्ट नहीं हुए, राइटिस्ट कुछ नहीं, वो सिर्फ एक शायर है। वो अपनी कल्पना शक्ति को ले जाता है और उसे जमीन से जोड़ता है। फिराक बहुत बड़ा शायर है, और जावेद अख्तर ने सही कहा है कि गालिब के बाद फिराक गजल का सबसे बड़ा शायर है, ये उन्होंने कहा। मैंने खूब फिराक को पढ़ा, उनके बाद फैज को, बहुत शायरों को पढ़ा, लेकिन जो प्रभाव फिराक का है वो किसी का नहीं। सर, आप इतने शायरों से मिले होंगे, इतने सारे मुशायरों में आपने शिरकत की है, तो वैसे तो सभी आपके दोस्त होंगे, पर कोई अच्छा दोस्त है आपका? देखिए, निकट जो आपके दिल के नजदीक, हाँ, जो नजदीक तरीन कहा जाए, एक तो नजदीक ये है कि रोज मिलना जुलना। इस सिलसिले में तो मैं बशीर बद्र साहब से बहुत मिला। वो अलीगढ़ से पीएचडी करके फिर मेरठ में आ गए थे। अच्छा। और मेरठ में वो प्रोफेसर भी हुए, तो मुशायरों में ज्यादा रहते थे।
मैं उनसे खूब मिला, उनके मकान पे भी गया हूँ। उन्होंने मकान मेरठ में ले लिया था शास्त्री नगर में। उनकी पत्नी शहनाज थी, बड़ी अच्छी महिला थी, साड़ी बांधती थी, आधुनिक थी, और खूब बशीर बद्र से मिला। उनकी शायरी को एक ही बेड पे बैठ के सुना है। तो शायरों में आपके बशीर बशीर साहब जो बद्र आपके हैं। दोस्त। और वसीम बरेलवी साहब को मैंने अपना बड़ा भाई कहा, और मेरे बारे में वो काफी बोलते हैं मुशायरों में, पसंद करते हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत आपस में है। इस तरह वसीम साहब हैं। मशीर जिंजानवी थे, वो तो आज दुनिया में नहीं है, अच्छे शायर थे। पाकिस्तान में अहमद फराज से भी मेरे बहुत मरासिम रहे, बोलना चालना। जब वो यहाँ आते थे, मिलते थे, और फोन पे इस तरह बातचीत होती थी। अभी सर जैसे आपने जिक्र किया वसीम बरेलवी, हाँ हाँ मैंने फोन किया था उनको। हाँ हाँ आपने। दो बातें अपनी कहना ये। चाहूंगा। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं आ नहीं सकता, हाँ। मेरी एज हो गई है, और हाँ। वो वैसे भी बरेली में रहते हैं। हाँ उनका एक शेर था सर, हाँ वो बहुत मेरा पसंदीदा शेर, हाँ। कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, हम्म, और आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं आ सकता, भी नहीं। और तू छोड़ रहा है हम्म, तो इसमें खता तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, और वैसे तो एक आंसू भी मुझे बहा कर ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं हिला सकता। भी नहीं सकता। तो दिस इज वन ऑफ फेवरेट हाँ। शेर ऑफ माइंड। ठीक है। देखिए ऐसा है, शायर जो है, शायर के साथ महसूस करनी जो है और कुछ नहीं है। जिसने जितना महसूस कर लिया उतना ही वो बेहतर कागज पे आ जाता है। अब देखिए अंग्रेजी में इतने लोग आए, रोमांटिक पीरियड में इतने लोग आए, लेकिन कीट्स तो 26 ही साल के मर गए थे। किड्स जी, और कीट्स को सेकंड, जॉन किड्स। हाँ, सेकंड टू शेक्सपियर कहा गया। यानी शेक्सपियर एलिजाबेथ के टाइम में हुए और कीट्स बाद में बहुत। लेकिन कहा जाता है कि शेक्सपियर के बाद अगर तमाम शायरों को अलग हटा दिया जाए तो अकेला जॉन कीट्स बहुत है, और उम्र सिर्फ 26 साल है। ऐसे हमारे यहाँ उर्दू में मजाज लखनवी, जो इनके मामा थे जावेद अख्तर साहब के, अच्छा, मजाज लखनवी को उर्दू का कीट्स कहा जाता है। मैं एक मिसाल दे दूं आपको। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लड़कियों के हॉस्टल में मजाज लखनवी के नाम की लॉटरी पड़ती थी लड़कियों में। इसके हिस्से में वो लॉटरी में भी आ जाए, वो सारी रात रो रो के तकिया भिगोती थी। ही वॉज ए वेरी ग्रेट रोमांटिक पोएट इन उर्दू लिटरेचर। उर्दू शायरी में वो रोमांस के बहुत बड़े शायर थे। मजाल लखनऊ। जी हाँ, मजाज वो बस इतना अच्छा था उनका कि वो, मैं तो ये कहता हूँ, किड्स से भी आगे गए। क्योंकि किड्स तो स्टार लाइक आईज, डिम्पल चीक्स, ब्लैक हेयर, क्रीमी ब्रेस्ट, औरत के जिस्म तक देख रहे हैं। बाद में तो कहा उन्होंने ट्रुथ ब्यूटी ट्रूथी, जो हमारे यहाँ सत्यम शिव सुंदर आ गया। ट्रू ब्यूटी। लेकिन मजाज लखनवी ने उस रोमांस को इनकलाब भी बनाया कि तेरे कांधों पे आंचल खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या? तू इस आंचल से, इस दामन से एक झंडा बना लेती, एक इनकलाब आ जाता तुझ में, तो उस तरह अच्छा होता। जैसे अभी मेरे दो शेर बहुत चल रहे हैं हिंदुस्तान में, सर प्लीज। कि मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, कितने ही मिलियन लोग देख चुके इसे। मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मुझे शराब पिलाई गई है। आंखों से मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा। अब ये वही हमारे शंकराचार्य का द्वैतवाद है कि दृष्टि के द्वारा जो आनंद हमें प्राप्त हो जाता है वो अनंतकालीन नशा हो जाता है, वो शराब की तरह उतरने वाला नहीं है। जी। फिर बड़ों के अनुभव में, वो भी मैंने शेर अभी पढ़ा दिल्ली से रेख्ता के मुशायरे में, जश्न रेख्ता में 6 दिसंबर को, कि हमारे बाद अगर तुम कभी शराब पियो, अगर हमारे बाद अब कोई नेक काम करने चले, शायरी करें, कुछ भी करें, हमारे बाद अगर तुम कभी शराब पियो, हमारे नाम की पहले निकाल कर रखना। आप पीते हैं शराब? कभी पी लाइफ? हाँ, क्योंकि ये तो पूछते क्या हो, कभी प्यार किया या ना किया, कोई तो शख्स मेरे दिल के भी अंदर होगा। लेकिन शराब में विश्वास कभी नहीं आया, इसे अच्छा कभी नहीं माना। दोस्तों में बैठ गए, पिया, और उसके नतीजे भी अच्छे नहीं आए। हम समझते थे शायद इसे पी के शायरी होगी, ऐसा भी नहीं है, ऐसा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बगैर शराब के बहुत शायर हुए। सर आपकी शायरी के जो साल गिने जाएं अभी तक के, तो बहुत लंबा सफर है। तो
एक क्वेश्चन है जहन में कि पुराने जो शायर थे और अभी जो चल रहा है सब, तो इस डिफरेंस को कुछ आप कवर कर। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत कम स्टूडियोज में मुझसे सवाल पूछा गया, कम। बहुत मेरे इंटरव्यू 50-60 हुए होंगे अब तक, बड़े बड़े चैनल्स पे भी हुए, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग सवाल तैयार नहीं कर पाते हैं। पहले शायर शायरी को सिर्फ शायरी के लिए करते थे, उनके अंदर जो जज्बात हुए उन्हें नज्म किया, लोगों तक ले गए। आज का शायर उन एहसासात को नहीं पैदा कर पा रहा है, वो शायरी को बाहर से ढूंढ रहा है, वो कुर्सी मेज की तरह शेर को बना रहा है। आज का माहौल, आज की दुनिया, आज का रखरखाव एक अलग चीज है और शायर के अंदर की दुनिया बिल्कुल एक अलग चीज है। शायरी का उतरना, आमद होना और बात है, और शायरी के साथ जबरदस्ती करके लिखना और बात है। आज के ज्यादातर लोग शायरी को महसूस नहीं कर रहे, उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहे, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, और वो शायरों जिससे बात नहीं उनमें रह गई है, वो तो एक फैशन में शायरी को लिए फिर रहे हैं, क्योंकि पैसा हो गया। पहले मुशायरों में पैसा नहीं था, पहले नहीं पैसा था, शायर आया, थोड़ा बहुत किराया भाड़ा किसी ने दे दिया उसे, सादे से कपड़े थे उसके। आज का शायर कवि ऐसा नहीं है, आज तो वो पैसे में खेल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास है, तो आज वो ऑडियंस पे भारी है। आज सामीन को वो सब कुछ नहीं मान रहा है, बल्कि सामीन को अपने आप को सब कुछ मनवा रहा है। जैसा आपने कुमार विश्वास को कहते सुना होगा कि मैंने मिथक तोड़ दिया है कि शायर भूखा होना चाहिए, और उसने पैसा कमाया। अब उसे कौन बताए कि शायर भूखा ही होगा? जब तक मैंने हिंदी एक कविता में कहा था कि जब तक घर घर में खुशहाली पहुंच नहीं जाएगी, जी, जब तक घर घर में खुशहाली पहुंच नहीं जाएगी, मैं कवि हूं तब तक मुझको भी नींद नहीं आएगी। क्या तो एक एक आदमी अगर दुखी है तो हम दुखी हैं। जब भी हमें कोई नंगा आदमी नजर आता है तो हमें अपने आप ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर पर कपड़े नहीं है। तो उस तरह की बात क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कह पाते एक भी शेर? पहले शायरों जैसा एक भी शेर आज का शायर क्यों नहीं कह पा रहा है? अब देखिए, मैंने एक जगह कहा है कि वो एक मजार पे चादर चढ़ाने आई है, बेचारी गरीब औरत है, आस्था इस कदर बलवती है, जिम्मेदारी एहसास है कि मजार पे जाती है और श्रद्धा से उस पे एक चादर चढ़ा रही है। और अपनी हालत क्या है? वो एक मजार पे चादर चढ़ाने आई है, फटे लिबास में जो तन छुपा के हार गई। अपने कपड़े फटे हुए हैं, गरीब है, उसमें चादर में छुपा रही है अपने आप को, लेकिन मजार पे चादर चढ़ा रही है, श्रद्धा से लेके जा रही है। तो मेरा मतलब ये है कि पहले शायर की शायरी सुनी जाती थी, उसके कपड़े, जूती, बाल कुछ नहीं देखा जाता था। आज शायर के कपड़े, जूते, उसकी कारें, उसके ये तमाम चीजें, कोठी, बंगले, सारी चीजें गिनी जा रही है। सर एक चीज और है, अभी जब पिछले दौर में जाएं, आज से 30-40, उससे पहले जाएं 50, क्योंकि हमें 20-25 साल तो याद है, उससे पहले तो हमको याद है। तो अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक ही ताकत थी, कला। ठीक है, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे शायरी हो, चाहे वो एजुकेशन। अभी जब से सोशल मीडिया आया है तो किसी ने कुछ भी बोल दिया, कई बार सबको हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा होता है किसी ने कुछ भी उटपटांग भी बोला, वही हिट हो गया। हाँ जी, तो जमाना बिल्कुल चेंज हो गया, उल्टा हो गया। ऐसा हुआ कि ऑडियंस में भी फर्क आया है। कल सुनने वाला जो था, मुझे खूब ऐसे मुशायरे याद हैं कि बारिश हुई है, शामियानों में हॉल तो थे ही नहीं, तो शामियानों में मुशायरे हो रहे हैं, बारिश हो गई है, मूसलाधार बारिश, शामियाने भीग गए, डाइस भीग गया, और लोग कपड़ों को निचोड़ निचोड़ के गीले कपड़े पहन के बैठ गए, और फिर 1.5 2 घंटे वो मुशायरे चले। शायरी अंदर तक जा रही थी, क्योंकि शेर में कुछ होता था। आज ऐसा नहीं है कुछ भी। अब आईने पे कितने, आज का शायर कोई होगा जो आईने पे शेर नहीं लिखता, लिख रहा है। लेकिन देखिए, एक ही शेर किस कदर अच्छा है, पुराना शेर, कि पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे।
फिर से कहें सर एक बार कि हाँ, पसीना मौत का माथे पर आई ना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखें। बहुत अच्छा सर। या गालिब ने जैसे कहा एक जगह, भाई बूढ़ा हो गया गालिब, हाथ पांव कांप रहे हैं, किसी ने कहा भाई सुराही को शराब को हटा दीजिए इनके पास से, तो लेकिन गालिब देखो क्या शेर कहता है कि गो हाथों में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने तो अभी सागरों मीना मेरे आगे, अभी सुराही को प्याले को मेरे सामने रहने दीजिए, मैं देख रहा हूं इसे। ये शायर होते थे, वो आज की तरह नहीं थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। आज शायरी है कहाँ? आज की शायरी ने इंसान को बांटा है, उसे हिंदू मुसलमान बनाया है। कल की शायरी ने हिंदू मुसलमान को इंसान बनाया था। अब गालिब को पढ़ के, मीर को पढ़ के कोई कह देगा कौन सी बिरादरी के लोग हैं? एक शेर से बता दीजिए आप। उन्हें एक शेर से भी आप ये साबित नहीं कर सकते कि ये कौन सी कौम के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भावनाओं की शायरी की। सर इस बात पर मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, मुझे याद नहीं, शायद वो गोपाल दास नीरज जी की लाइन, जी हाँ, कि एक मजहब ऐसा भी चलाया जाए, हाँ, शायद उन्हीं की लाइनें हैं, हाँ, कि एक मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान से मिलाया जाए। और आग बहती है गंगा में और झेलम में, हाँ, अब आप ही बताओ कौन से पानी से नहाया हाँ, जाए। ये भी है। और देखिए मजहब ने भी जो इंसान को दिया, वो उसे भी इंसान नहीं ले पाया। जी, झूठ बोलना, चोरी ना करना, शराब ना पीना, जुआ ना खेलना, अय्याशी ना करना, बलात ना करना, ये सारी चीजें तो मजहब ने बताई थी। हर किसी मजहब, इस्लाम ने भी बताई, कुरान ने भी बताई, वेद ने भी बताई, गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा, और सबके सब इन्हीं कामों में लगे पड़े हैं। तो मजहब को मान कौन रहा है? मजहब ने जो बताया वो उसमें भी तो हमसे नहीं चला गया। सर ये बोलते हैं कि मजहब कोई सा भी हो सारे अच्छे हैं, सिर्फ इंसान ही गलत होता है। मजहब इंसान के लड़ाई झगड़े की चीज बन गया। आज था वो एप्लीकेशन, उसे अपनाना था, हम उसे अपना तो पाए नहीं, उसके नाम पे लड़ाई झगड़े बंटवारे पे लग गए, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते थे उसे। तभी तो मजहब ने ही सिखा था आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। सवाल ये आता है हाँ। कि जैसे किसी भी फील्ड में सर, आप किसी भी सेक्टर में फील्ड में आ जाएं तो कंपटीशन होता है, तो क्या शायरों के बीच में भी ऐसी लेग पुलिंग्स करना, एक दूसरे की टांग खींचना या कुछ ऐसा होता है? मैं फिर एक बार कहूं, ये भी आपका सवाल अच्छा है। जैसे राजनीति में आप देख रहे हैं, सियासत में सर, कि ऐसे बहुत लोग आ गए जिन्हें सियासत की कोई जानकारी नहीं है। धर्म में ऐसे बहुत साधु संत आ गए जिनका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसी शायरी है, कविता है, उसमें ऐसे बहुत लोगों की एंट्री हो चुकी है जिनका शायरी से, कविता से दूर दूर तक का भी कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर कोई तरन्नुम के बूते पे आ रही है, कोई अपना श्रृंगार करने में बच्चे लगे हुए हैं, अगली सफों में बैठना, मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, फोटो के लिए, वीडियो के लिए बैठना। जो अच्छा लिखने वाले हो कोई पीछे बेचारे पड़े रहे, कहीं बैठे रहे। तो क्यों हुआ सब ये? क्योंकि एक शो। आज पोएट्री, देयर इज नो पोएट्री एट ऑल टुडे। आज शायरी नहीं है, आज शो है, एक शो। कैमरे लग गए, वीडियो बन गया, बस नहा धो के बैठ जाइए कपड़े पहन के, मिसरे आपके बहर में हो ना हो, शायरी घटिया से घटिया वो पड़ी हो, शायरी तो गौण होगी। शायरी मुख्य है कहाँ आज? शायरी खास नहीं है आज, शायरी की बात ही खत्म हो गई। अब तो पता नहीं क्या चाहिए, क्या होगा। मेरे ख्याल से तो अगर इन पे छोड़ दें, आज अदब में या साहित्य में जो लोग हैं उनका स्थान मुशायरों में, अदब में कुछ नहीं है जो आज मुशायरों में है। मुशायरे का एक भी शायर आज अदब में नहीं है। कवि सम्मेलन का एक भी कवि आज साहित्य में नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। क्योंकि ये कह क्या रहे हैं? ये कुछ कहते नहीं है। और फिर आज कल मान लिया 40 शायर हैं, 40 कवि हैं, तो 38 अपना लिखा हुआ पढ़ते थे जो उनका अपना है पहले टाइम। जी हाँ। और आज, अब से 25-30 साल पहले, और आज जो है, अगर एक कवि सम्मेलन में 40 कवि हैं, अब मुशायरे में 40 हैं, तो 80% के पास तो अपना कलाम ही नहीं है। सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ, और उन्हें लिखने वाले जो वो फ्रस्ट्रेटेड लोग, जिन्हें जगह नहीं मिली, मकाम नहीं मिला, वो अपना सारा जोर इन बच्चों पे निकाल रहे हैं।
इन्हें उल्टा सीधा लिख के दे रहे हैं। एक 20-22 साल का लड़का या लड़की उस तरह के शेर कह रहे हैं जो उनकी उम्र से मेल नहीं खाते। बट सर वो कह तो सकते हैं ना। नहीं, ये जब ये बात सही है, उम्र से मेल नहीं खा रहे, लेकिन नहीं, लिख तो कैसे सकते हैं। कहेंगे जब चीज अनुभव में ही नहीं आई। अभी मैंने 2 नाम लिए, कीट्स का नाम लिया था और मजाज का। सर 26 साल की उम्र में कीट्स ने वो सब चीजें लिख दी जो अमर हो गई, लेकिन वो सब अनुभव की चीजें ही हैं, वो कहीं बाहर से उठा के नहीं लाई गई हैं, चरबा चोरी नहीं है। सर मैंने एक गजल का एक शेर कहा था कि जिसे कहना है कुछ परवाज वो तो दिल में झांकेगा। जिससे कहना है कुछ, हाँ, ही विल लुक इनटू द हार्ट। वो तो दिल में- जिसे कहना है कुछ परवाज वो तो दिल में झांकेगा, इधर चरबा उधर सरका, गजल में आपका क्या है। तो इस तरह आपने पूरा कर लिया सिर्फ इसलिए कि मैं कवि सम्मेलन पढ़ूं और मुझे पैसा मिल जाए। सब कुछ पैसे ने खराब किया है। पैसे का आकर्षण हो गया, लंबे लंबे बजट होने लगे कवि सम्मेलन मुशायरों के। कितने कवि तो ऐसे हैं उन्होंने से, अरे कवि होने में तो कोई फायदा नहीं, शायर होने में हम तो संयोजक हो जाएं। आप जो कहना चाह रहे हैं, हाँ? तो इसका मतलब ये है कि जो आज की शायरी है, शायर हैं, उनका सीधा जुड़ाव पैसे की तरफ है। हाँ, उधर गए। अरे जब तुम कवि हो गए, तुम शायर हो गए, तो फिर इन चीजों से क्या ताल्लुक, फिर तो उसी चीज में मन लगाइए ना अपना। पैसे के बिना भी तो कुछ चलता नहीं। नहीं, पैसा जरूरी है, हमने मान लिया, पैसा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये थोड़ा है कि सिर्फ पैसे ही के लिए हर काम किया जाए। सर अब इससे हटके एक सवाल पूछता हूँ जी। आपसे। और आपने शादी लव मैरिज की और अरेंज मैरिज? नहीं, मैंने अरेंज मैरिज की है। लव मैरिज का तो जमाना ही नहीं था। अगर कोई लव मैरिज कर भी लेता था सर तो उस पर दुनिया भर की उंगलियां ही उठती थी। और वो तो बस अरेंज भी ऐसी थी कि तब लड़कियों के फोटो तक भी नहीं देखे जाते थे, आमने सामने अब की तरह बैठ के तो क्या देखना। अब तो अरेंज मैरिज में लड़की को भी लोग देखते हैं, आना जाना भी करते हैं, पहले कुछ नहीं था ऐसा। पहला तो फोटोग्राफर भी शादियों में नहीं होते थे, उनके कैमरे तोड़ देते थे लोग, ये क्यों आया, क्यों फोटो खींच रहा है। अच्छा, हाँ, लड़कियों के फोटो भी नहीं देखे जाते थे, सब ऐसी शादियां। शादी से पहले लड़कियों से मिला भी नहीं जाता था? ना कुछ नहीं। आप मिले सर शादी से? नहीं, कुछ नहीं सर। जब तो शादी हो जाती थी तो उसके बाद दोबारा गोना कहते थे आना, वो भी 3 साल बाद होता था। अच्छा, क्योंकि थोड़ी उम्र में शादियां होती थी, अब की तरह बच्चे मैच्योर नहीं होते थे, पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं थी। अब तो बच्चों की आधी आधी उम्र है तो पढ़ाई लिखाई में चली जाती है। सही बात है। सर एक चटपटा सा क्वेश्चन। जी हाँ, जी हाँ। वैसे भी डांट तो पड़ेगी नहीं आपको इस उम्र में जी करते हाँ, जाएंगे। कभी कोई गर्लफ्रेंड रही सर आपकी? कि मैं हूँ, कोई हो, कोई ना कोई रास्ता आदमी बनाता है। किसी का कल्पनाओं में बना चला जाता है और कहीं ना कहीं तो प्रेरणा आदमी लेता ही है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं सर, गर्लफ्रेंड थी हाँ, या नहीं थी? हाँ, पूछते क्या हो कभी प्यार किया या न किया, सर कोई तो शख्स मेरे दिल के भी अंदर होगा। क्या बात। सर आप 2000 से ज्यादा मुशायरों में शिरकत की, यहाँ वहाँ, तो बाहर कहाँ कहाँ किस किस कंट्री गए सर? देखिए, मैं बहुत देशों में गया, यूरोप में भी गया है, इधर अफ्रीका में भी गया, और एशिया में तो गए हूँ। और मोस्टली जो अब के मुझे मुशायरे याद आते हैं, उनमें अफ्रीका में कीनिया संत मोरारी बापू ने मुझे बहुत पसंद किया इंडिया में, और कीनिया में 2 बार मैं उन्हीं की कथाओं में गया। वहां मेरी किताब का भी विमोचन हुआ। क्या नाम था किताब का? मेरा प्याला। मेरा प्यार। वो हरिवंश राय बच्चन की एक किताब आई थी, मधुशाला। जी, वो तो कौन नहीं जाता। हाँ, उन्हें पता नहीं क्या हुआ, 30-32 साल उन्होंने बाद में उसमें कुछ लाइन बढ़ाई मधुशाला ने। वो लिखा कि ऐसा कौन लिख पाया, ऐसा तो मैं ही लिख सकता हूँ। मेरी रगों में चूंकि मैं काश्त हूँ तो शराब दौड़ती है, और 32-34 साल से हिंदी का क्षेत्र शांत पड़ा है, कोई इस विषय पे लिख नहीं पाया। तो मैंने मेरा प्याला उस पे लिखी है, और वो 60-65 पेज में किताब में वो आई। बाकी पेजेस में मेरी गजलें आई, कई किताबों के शेर आए, मेरे बारे में लोगों ने क्या क्या कहा वो भी सब आए। फिर बहुत अच्छा मैंने कोलंबो के मुशायरा पढ़ा, फिर भूटान में थिम्पू का मुशायरा पढ़ा। श्रीलंका। फिर मैं इधर बहरीन की राजधानी है वो क्या नाम, मनामा, वहाँ के गोल्डन ट्यूलिप होटल का बड़ा अच्छा मुशायरा था। उसमें 5 शायर तो पाकिस्तान के थे, साइमा जैदी जर्मनी से थी, कुछ कतर से थे, मैं था इधर से। पूरी दुनिया से। हाँ जी।
मैं तो यहाँ से अकेला था इंडिया से। वैसे सर मुरारी बाबू को मैं जैसे उनको बहुत शौक है मुशायरे, हाँ और जैसे वो बाबू बोलते हैं हाँ, तो वो शायरी बहुत बहुत दिल से सुनते हैं। हाँ मैंने उनको सुनते सुनते कई बार रोते हुए देखा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। है ना? मेरे बहुत शेर पढ़ते हैं बापू, और बहुत बार मुझे बुलाते हैं। बापू मुझे बुलाते भी हैं 1910 में, 2010 में। तो बापू ने मुझे एक मोटर कार भी गिफ्ट की थी मेरी शायरी से खुश होके। अच्छा, कौन सी कार? अच्छा, कार थी आपकी, नैनो चली थी जब। सर जी आप अपने परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ बताएं। हाँ, मेरा परिवार ऐसा है। मेरी वाइफ प्राइमरी दर्जे 4-5 तक पढ़ी लिखी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और उनकी तो पिछले साल 10 मई 2025 में वो दुनिया छोड़ गई। सर घरेलू औरत थी, गृहिणी थी। और मेरे 2 लड़के हैं, 2 उनकी बहुएं हैं, चारों डॉक्टर हैं। अच्छा, बड़ा लड़का डॉक्टर प्रभात कुमार त्यागी है, दूसरा डॉक्टर प्रयास कुमार त्यागी है, बड़े की वाइफ डॉक्टर कल्पना त्यागी है, छोटे की वाइफ जो लीना त्यागी है। सर इस तरह 2 बच्चे, 2 वाइफ, चारों ही डॉक्टर्स हैं ये, सर और अपना काम कर रहे हैं। सर ये मेरी फैमिली। सर एक क्वेश्चन। जी हाँ, जी हाँ। किस्मत को मानते हैं आप? किस्मत के लिए कुछ कहना क्योंकि है? किस्मत पर ही सब कुछ है। अगर मैंने इतना पढ़ा, पहले कम्युनिस्टों की किताबें भी पढ़ी कि तकदीर कुछ नहीं है, तदबीर सब कुछ है, प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है, सब कुछ प्रारब्ध नहीं, लेकिन किस्मत ही सब कुछ है, तकदीर ही सब कुछ। ये बोलते हैं सर कि तकदीर के आगे तदबीर फेल हो जाती हाँ, तदबीर फेल है, तदबीर की भी आज्ञा तकदीर ही देगी। है। सर कर्म करने की आज्ञा भी आपको भाग्य देगा। सर अब आप मुझे देखिए, सर मेरी फैमिली कितनी अच्छी चल रही थी। मैं शायरी कर रहा था बहुत मजे के साथ, बच्चे अपनी सब डॉक्टरी कर रहे थे। लेकिन मेरा बड़ा लड़का डॉक्टर प्रभात कुमार त्यागी बहुत ही सफल सर्जन, 3-3, 4-4 ऑपरेशन डेली करना, सर न पैसे की चिंता, न परवाह, रात दिन जागना, बहुत मेहनत की। और अब 52-53 साल की उम्र में आके उसे एक बीमारी ने घेरा जिसे MND कहते हैं, MND। और उसका पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। अच्छा, उसमें तमाम मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं, और लड़का बिस्तर पे आ गया। खाने के लिए भी पेट में नली है, सांस की भी नली है, पेशाब भी नली है। 2 नर्स दिन में, 2 नौकर रात को, बिल्कुल बेकार हो गया। और जो बहुत बड़े डॉक्टर थे। बहुत बड़ा डॉक्टर, ऑपरेशन करता दुनिया भर के, कोई लालच नहीं, फरेब नहीं, कुछ नहीं। इसको तो किस्मत कहते कैसे नहीं है, तकदीर है। तभी मैंने एक शेर भी कहा बड़ा अच्छा, कि खींच कर तकदीर जब तूफान में लाई मुझे। हैं। सर जब किस्मत आपको तूफान में ले जा रही, खींच कर तकदीर जब तूफान में लाई मुझे, किस कदर बचने की कोशिश पर हंसी आई मुझे। किस कदर बच हाँ, मैं बचना चाहा CI में। तो उससे हंसी आई कि बचने कहाँ देगी, जो ये चाह रही है वही होगा। सर अब आपके सामने ही, आप तो यहाँ रात दिन स्टूडियो में हैं, कि बम्बई उसमें कश्मीर में गई फैमिली घूमने, आतंकवादियों ने विधवा कर दिया औरतों के सामने, उनके हस्बैंड्स को मार डाला। तो ये सब भाग्य नहीं है तो क्या है? जरा सी देर में कहाँ करवट लेता है। तो ये भाग्य, मेहनत तो बहुत लोगों ने की। सर आज का आपके साथ जी। बातचीत बहुत अच्छी रही, और बहुत मुझे ऐसा शुक्रिया लगा कि आपका। मैं किसी अपने सगे बहुत बुजुर्ग के साथ, अपने शुक्रिया। दादाजी के साथ। आपने मुझे बुलाया, आपने मेरा सत्कार किया, आपके सवालात का मैंने जहाँ तक दे सकता था जवाब सर दिया। ये सवाल नहीं बहुत थे, बहुत बस ये शुक्रिया। आपकी जर्नी का पार्ट कह सकते बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हैं। शुक्रिया। सर एंड में मैं आपकी गुजारिश है मेरी हाँ, कि आपने इतना लिखा, इतना पढ़ा, और हाँ। कोई 4 लाइनें जो आपके हाँ। जुनून में जो सबसे फेवरेट है, जो भी कहना चाहें आप। मैंने उसकी रेशमी जुल्फों को चूमा प्यार से, मैंने उसकी रेशमी जुल्फों को चूमा प्यार से, फिर हवा के नर्म झोंके लेके खुशबू आ गए, फिर हवा के नर्म झोंके लेके खुशबू आ गए। उसने मेरी, मैंने उसकी, इस तरह दिलजोई की, एक ही रुमाल में दोनों के आंसू आ गए। क्या बात, एक ही रुमाल में दोनों के आंसू आ गए। थैंक यू सो मच। आज के शुक्रिया, शुक्रिया। आपने हमें इतना वक्त दिया, और आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ा।